स्वागत है सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का। मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने क्लास सिक्स जो हमने एक कंटिन्यू सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी साइंस, जिस बुक का नाम है जिज्ञासा, इंग्लिश में कहते हैं क्यूरोसिटी, उसके चैप्टर 11 यानी अध्याय 11 को आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। हमने 1 से 10 तक के अध्याय आपके सामने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अगर आपकी किसी भी अध्याय को लेकर कोई क्वेरी है और आपने अब तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाएं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं, सारी क्लासेस को समझ सकते हैं। तो करते हैं चैप्टर 11 शुरू। चैप्टर 11 है प्रकृति की अमूल्य संपदा। अमूल्य का मतलब समझते हो, जिसका मूल्य ना हो। तो करते हैं शुरू। भूमि और सूर्या के लिए विद्यालय की छुट्टियां सदैव मनोरंजक होती हैं। इन छुट्टियों में वे अपनी अज्जी, अज्जी को दादी कह रहे हैं वो, के घर गए हैं। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती हैं। वहां की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताजी और ठंडी होती है। वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ियों और झरनों और कई रोचक पौधों यानी कई तरह के पौधे जो इंटरेस्टिंग होते हैं, हमने कई बार ऐसे भी पौधे देखे हैं जो पहली बार ही देखे हूं अपनी लाइफ में, तो ऐसे रोचक पौधों, जंतुओं और पक्षियों को देख सकते हैं। एक दोपहर भूमि और सूर्या अज्जी से उस स्थान के विषय में और जानकारी देने का निवेदन करते हैं। अज्जी कहती हैं, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। यहाँ की हवा शुद्ध, ताजी और स्फूर्तिदायक है। प्रकृति यानी नेचर, नेचर कह देते हैं अंग्रेजी में, आसपास में जिस जो वातावरण है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है वो प्रकृति है हमारे पास में, जहां से हमें बहुत सारी संपदाएं फ्री में मिलती हैं। जैसे सबसे पहले ताजी हवा की ही बात कर रहे हैं। यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ है कि यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। मिट्टी जो होती है, मिट्टी में क्या होता है, पौधे पनपते हैं, पौधों पर क्या होते हैं, जीव जंतु जीवन निर्वाह करते हैं, यानी खाना भी पौधों से मिलता है, उनका निवास स्थान भी वहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मृदा क्या है, जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करने वाली है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। आश्रय मीन्स रहने का स्थान एक तरह से। क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ और संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं? ये रहे आपके सामने, और इनकी अज्जी ये रही। आगे देखते हैं। भूमि ने कहा, अज्जी, हम जल का उपयोग पीने के लिए और साग भाजी उगाने के लिए करते हैं। अज्जी ने कहा, हाँ, हमें इन संपदाओं की आवश्यकता उत्तरजीविता और अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। प्रकृति की इन संपदाओं को, यानी ये जो प्रकृति से संपदा मिलती हैं हमें, चाहे मिट्टी हो या सूर्य द्वारा प्रदत्त धूप हो, हवा हो, क्या होता है, प्रकृति की इन संपदाओं के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम सभी इस प्रकृति का ही एक भाग हैं। हम जो हैं, हम भी इसी प्रकृति का एक भाग हैं। उसके बाद अज्जी वायु के महत्व को बताती हैं और बताती हैं कि हमारे जीवन के लिए किस प्रकार स्पष्ट करती हैं कि ये आवश्यक है। तो वायु के बारे में हम भी जान लेते हैं। एक सुबह भूमि और सूर्या अज्जी को कुछ श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना। अज्जी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुला लेती हैं। वे कहती हैं, मैं गहरी सांस ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। यह क्रिया फेफड़ों में शुद्ध वायु लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। ये अज्जी आपके सामने श्वास की क्रिया कर रही हैं, व्यायाम कर रही है। भूमि और सूर्या भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी श्वास लेने की क्रिया करते हैं, जैसा जैसा वो समझाती जाती हैं। आपके लिए भी एक क्रियाकलाप है, चाहे तो आप भी बैठकर कर सकते हैं। एक गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए, यानी एक सांस लेनी है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है। फिर एक और अधिक गहरी सांस लीजिए, जितना संभव हो सके उस श्वास को कुछ देर तक रोके रखिए और फिर उसे धीरे धीरे छोड़िए। आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? जब आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? इस क्रियाकलाप से हमने पाया कि श्वास को
लंबे समय तक रोकना कठिन है। श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको स्फूर्ति कब मिलती है, एनर्जी कब मिलती है? जब हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो भी जीवधारी हैं उनमें किसकी जरूरत हुई श्वास लेने के लिए? ऑक्सीजन की। आपके लिए सावधानी इस बात की है कि अपनी श्वास को इतनी देर तक मत रोकिए कि आपको असहज लगने लगे या परेशानी हो। तो इसलिए केवल उतनी देर ही रोकें अपनी श्वास को जितनी देर आप आसानी से सहजता से रोक सकते हो। हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी इसमें बहुत सारी गैसें मिलती हैं, अलग अलग अनुपात में मिलती हैं। क्या आप वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम बता सकते हो? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें भी होती हैं। चित्र 11.1 है, उसमें वायु के संगठन के प्रतिशत को दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया चित्र 11.1 में 100 वर्ग हैं। इन 100 वर्गों में से 78 वर्ग नाइट्रोजन के बना दिए हैं, 21 वर्ग ऑक्सीजन के और 1 वर्ग अन्य गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 100 भागों में प्रतिशत को दिखाने की कोशिश की गई है। हम कह सकते हैं नाइट्रोजन 78 भागों में है, तो 78% हमारे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन वाले लाल कलर के बॉक्स हैं, 21 काउंट भी कर सकते हैं आप इन्हें। तो हम समझे कि 21% क्या है? ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में। और एक बॉक्स जो सिंगल है ये आपके सामने है। इस एक बॉक्स का मतलब है 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी कई अलग अलग प्रकार की गैसें हैं जो इस 1% में ही आती हैं। तो आपको वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं पता चल गया। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड समेत अन्य गैसें आती हैं। पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखे जो होते हैं उनको चलाने पर अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। वायु दिखती नहीं है। क्या होता है जब आसपास में ये क्रियाएं होने लगती हैं तो आप समझते हैं कि क्या है, यहाँ पर वायु है। चलती हुई वायु जो होगी उसे क्या कहेंगे? पवन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत तेज गति से चलती है जैसे आंधी के समय, या कभी कभी यह धीमी गति से चलती है तो उसे मंद पवन कह सकते हैं या बयार भी कह देते हैं। तो आपने भी अनेक बार फिरकी यानी कागज से बनी चक्री के साथ खेला होगा। जब हवा चल रही होती है तो वो चक्री घूमने लगती है। आप भी 11.2 एक क्रियाकलाप है, इसके द्वारा एक फिरकी बना सकते हैं, जैसा कि आपके लिए खेल खेल में सीखने का मौका मिलेगा। 15x15 का यानी कोई भी वर्गाकार कागज ले लें या फिर अपनी जो कॉपी हो रफ उसका कागज लेंगे। काम का कोई कागज अपनी कॉपी से ना फाड़ें। एक कैंची, एक आलपिन और एक मुलायम डंडी ले लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार फिरकी बनाइए। क्या करें, पहले इसे कट कर लेंगे इस तरह से। पहले तो आपके सामने कागज है, फिर इसमें एक कट लगे हुए हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। तीसरा स्टेप, मतलब ये पहले तो पेंसिल से लगा लिया, फिर तीसरे स्टेप में कैंची से दिखा दिया है, फिर इन्हें इस तरह से मोड़ कर फोल्ड करके दिखा दिया है। जब आपके सामने फोल्ड करके आ गए हैं तो इसे क्या करें, किसी से स्टैंड बना करके क्या करेंगे, इस डंडी के साथ अटैच कर लेंगे। फ्री छोड़ेंगे पर, जिससे कि हल्की सी हवा चलने पर भी घूम सके। अब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़कर दौड़िए। आप इसे फूंक मार कर भी चला सकते हैं, यानी तेज हवा होगी तब ये फिरकी घूमने लगती है। आप क्या देखते हैं, क्या फिरकी घूमती है? जब आप इसे थोड़ा और आगे और पीछे चलाते हैं तो ये घूमने लगती है। फिरकी को कौन घुमा रहा है? यह पवन है जो इस फिरकी को घुमाती है। जो आपके खेलने का जो साधन है ये किसकी मदद से? पवन की मदद से। बहती हुई हवा को क्या कह रहे हैं हम? पवन कह रहे हैं। पवन चक्की और फिरकी की कार्यप्रणाली समान है। पवन चलती हुई हवा जो है
पवन पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। आटे की चक्की, कुएं से पानी ऊपर खींचने या विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अनेक पवन चक्की के फार्म हैं। पवन चक्की फार्म क्या होते हैं? पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र हैं जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत का उत्पादन करती हैं। इस तरह से ये पवन चक्की है, ये स्टैंड हो गया, पंखे लगे हुए हैं। जब ये जितनी तेज घूमता जाएगा उसी से क्या होगी, बिजली जनरेट होती चली जाएगी, उत्पन्न होती चली जाएगी, विद्युत उत्पन्न। तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फार्म है। राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की फार्म यानी पार्क है। और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म हैं। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फार्म के विषय में भी आप जानकारी कर सकते हैं प्राप्त। हमने सीखा वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल भी हमारे लिए अति आवश्यक और अमूल्य है। अभी हमने देखा वायु का, अब देखेंगे हम जल के बारे में। आपको पीने के लिए जल ना मिले, विशेषतः जब आपको प्यास लगी हो, गर्मियों का टाइम हो, तो आप क्या करेंगे, कैसा महसूस होता है? तो हम जल के बिना रह नहीं पाते हैं। आगे जल के बारे में समझते हैं। भूमि और सूर्य अज्जी को गायों के लिए नाद में पानी भरने, जहां वो क्या करती हैं, खाना खाती हैं। बगीचे में साग सब्जी औषधीय पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उनको सिखाती हैं कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो सके और उनमें से एक भी बूंद व्यर्थ न जाए, बेकार न जाए। क्या आप अपने दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोग के विषय में सोच सकते हैं? अपने विचार नीचे दिए गए एक रिक्त स्थान है, वहां पर भर सकते हैं कि आप पीने के पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं। भूमि ने तो कहा है कि हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो आप अपने यहाँ पर विचार लिख सकते हैं, आप किस किस चीज में जल का उपयोग करते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए एवं सफाई के लिए। इसे फसलें उगाने और औद्योगिक कार्य, औद्योगिक मीन्स फैक्ट्री के जो काम होते हैं, उनके लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जल के विभिन्न स्रोतों की आप एक सूची बना सकते हैं। पृथ्वी की सतह का, अब आपके लिए समझने की बात है, पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकांश जल महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है, परंतु यह जल कैसा होता है? नमकीन होता है। आपने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, समुद्र जल से नमक प्राप्त करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये जल कैसा होता है? नमकीन होता है, लवणीय होता है। इसलिए यह जल घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं उपयुक्त होता। तो इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु जल, यानी जिसमें लवण नहीं होते, या इसे अलवणीय भी कह देते हैं, ऐसे जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम नदियों या झीलों में पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। बर्फ की चादरों, हिम या भूजल से मृदु अलवणीय जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों में, नदियों में, झीलों में और कुओं से भी सहजता से यानी बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जल अमूल्य है, इसलिए अज्जियों ने जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखा रही हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? अगर आप भी कहीं पर इसे व्यर्थ बहते हुए देखते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस बहते हुए व्यर्थ जल को रोका जाए। तो आपके सामने जल की व्यर्थता कहाँ कहाँ हो रही है, आप इस कॉलम में किस प्रकार व्यर्थता हो रही है, यानी बेकार बर्बाद किया जा रहा है, पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है, यानी हमारे देश में बहुत प्रकार से क्या है, नदी हैं, झरने हैं, झीलें हैं। क्या आपने प्लास्टिक थैलियों और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है? हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा यानी अपशिष्ट पदार्थ, उन्हें फेंक कर क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। चिप्स का पैकेट खाया और फेंक दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब जल स्रोतों में मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित कर देते हैं, पीने लायक तो रहता ही नहीं है। जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानिए जो मानवों द्वारा होती हैं। कक्षा में अपने मित्रों के साथ डिस्कशन भी करें कि आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषित जल सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त
नहीं होता है। मृदु जल के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में जल की कमी है। कुछ स्थानों पर लोगों को पीने का पानी जो होता है उसे लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। आपने भी सुना होगा। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण यानी उसका सही तरह से इस्तेमाल, उपभोग करना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए ताकि यह सभी जीवित जो प्राणी हैं उनके उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। आप जल संरक्षण की कौन कौन सी विधि सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं? जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित करके संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। क्या है, आपके सामने चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस घर के पास में क्या बना दिया है, वर्षा जल संचयन बना दिया है, जहां पर बारिश होने के बाद में पानी क्या होता है, इनकी छतों से होता हुआ जो पानी साफ होता है और फिर क्या करते हैं, उसे जल संचयन के लिए किसी जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो इसमें कुछ जो धूल मिट्टी गंदगी आ जाती है वो नीचे बैठ जाएगी कुछ टाइम बाद और वो हमारे इस्तेमाल लायक हो जाएगा। और ये परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं बाव बनाए जाते थे। इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। इसमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाला जल भी इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढों यानी खाइयों के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनी होती हैं जिससे इन खाइयों में जल का रिसाव होता रहे। आप जल संचयन की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोज सकते हैं। ये आपके सामने उदाहरण है इसका जीता जागता। इसके बारे में अपने और बाकी अभिभावकों से भी देख सकते हैं। ये तूरजी का झलरा है, जोधपुर राजस्थान में ये बावड़ी है जहां पर क्या वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता था। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व पता लगा सकते हैं आप। जल संरक्षण से हम अवेयर हो सकें, जल का सही मात्रा में इस्तेमाल कर सकें, इसलिए क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है जागरूक करने के लिए लोगों को। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक एक हमने अध्याय पढ़ा था, उसमें हमने जल चक्र के बारे में सीखा जहां सूर्य क्या करता था, जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते देखा है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के विषय में आप अन्वेषण कर सकते हैं। अब आते हैं सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले हमने देखा वायु, फिर आ गई जल, फिर आ चुकी है सूर्य से ऊर्जा। भूमि और सूर्य दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रहे हैं। अज्जी ने कहा, हम इन्हें सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब ताजा मिर्च उपलब्ध ना हो तो हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी इस्तेमाल की होंगी सब्जियों में जो डाली जाती हैं। मैं आपको घर ले जाने के लिए भी कुछ सूखी जो मिर्च हैं उन्हें दे दूंगी। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सभी पौधे और जंतु इसी पर निर्भर करते हैं। हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की गर्मी यानी ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग करते हैं। अगर सूर्य ना निकले तो अंधेरा ही रहेगा, दिन तो होना ही बंद हो जाएगा। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है? भूमि हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाती है। क्या आप उदाहरणों की सहायता से उनकी सहायता कर सकते हैं? तो चित्र हैं, चित्र बनाइए और दिए गए स्थान पर उनके नाम लिख दीजिए। पौधों द्वारा भोजन बनाना है जैसे, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। कपड़े सूख रहे हैं, ये भी सूर्य के प्रकाश की वजह से ही है, गर्मी की और ऊष्मा की वजह से। आप भी अपने कुछ कार्यों को दिखा सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्य अज्जी के घर के पास के एक मैदान में से होते हुए गुजरते हैं जहां उन्हें घास चरती हुई एक गाय दिखाई देती है। वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कर रहे हैं। आगे एक वार्तालाप है, आप देख लें क्या है इस वार्तालाप में। भूमि कह रही है, इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और इससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। तो सूर्या है क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे नहीं लगता इस गाय को
ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। गाय धूप में खड़ी है परंतु इसका अर्थ यह नहीं इसे सूर्य ऊर्जा से मिल रही है। गाय घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हुआ? सूर्य हुआ। इस प्रकार गाय को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आप कहां तक कंक्लूजन पर पहुंचे, कौन सही कह रहा है, आप अपनी राय दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में क्या करता है? सहायता करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवों यानी सजीव जो होते हैं, सजीवों को ऊष्मा और गर्मी प्रकाश प्रदान करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। शायद आपके परिवार से भी किया जाता हो। क्या आपने छतों, विद्युत के खंभों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे हैं? सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर जल ऊष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा के आप उपयोग लिख सकते हैं क्या क्या और आपने देखे हैं अपनी लाइफ में। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। हमें पौधों और जीव जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त होता है। क्या होता है? पौधों से तो हमें अनाज मिल सकता है और जीव जंतुओं से दूध मिल सकता है। और क्या मिलता है? जो अंडे खाते हैं उन्हें अंडे मिलते हैं, जिन्हें मांस वगैरह पसंद होता है वो वहां से मिल जाता है। और ऊन वगैरह या रेशम के वस्त्र होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें जीव जंतुओं से मिलती हैं और पौधों से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं आप खोज सकते हैं। अब आते हैं वन के लिए। एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और सूर्या को जंगल में ले जाती हैं। वहां उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ियां और वृक्ष मिलते हैं। अज्जी बताती हैं वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं। रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नेलिकाई, कन्नड़ में आंवले का नाम होता है कन्नड़ भाषा में, उन्हें इकट्ठा करते हैं। अज्जी उन्हें बताती हैं, क्या बताती हैं? पहले एक बार आप चित्र देख लें। यहाँ पर ये इकट्ठे भी कर रहे हैं और जीव जंतु घूम रहे हैं, पौधे लगे हुए हैं, पेड़ वृक्ष हैं आपके सामने। एक ही किसी स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में जब पेड़ होते हैं तो वो वन का रूप ले लेते हैं। तो अज्जी बताती हैं हमारे गांव में पेड़ों से फल न तोड़ने की परंपरा है, उन्हें पशुओं और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप अपने मित्रों से चर्चा करें और कम से कम 5 ऐसे उत्पादों की सूची बनाएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी है। वह उन्हें भोजन और आश्रय यानी भोजन तो मिलता ही मिलता है लेकिन उन्हें रहने के लिए भी जगह उपलब्ध कराता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। एक नए वन क्षेत्र को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हमें नए वनों को दोबारा उगने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और इसके लिए हमें उनका संरक्षण यानी देखभाल, पानी वगैरह लगाना ये करना है और दायित्वपूर्वक उपयोग भी करना चाहिए। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता भी पैदा की जाती है। आपके लिए जनरल नॉलेज की बात है और याद भी रखना चाहिए। क्या है? भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पवित्र वनों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत में विविधता पाठ में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उस समय ये उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, उसमें हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने
पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई, जिससे कि इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया, क्योंकि वो इससे चिपक गए थे पेड़ों से और पेड़ों को कटने से बहुत अधिक मात्रा में बचाया था। इसका उद्देश्य क्या था? हरित आवरण को बढ़ाना है। आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना बना सकते हैं। भूमि और सूर्या ने जंगलों में घूमने के दौरान देखा कि जमीन पर बहुत सारी पत्तियां हैं और मृदा में नमी भी दिखाई दे रही है। अज्जी ने बताया, पौधों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने से रोक लेती हैं। मृदा में मिट्टी जो होती है, उपजाऊ मिट्टी जो है, पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा के पोषक तत्वों को समृद्धि यानी बढ़ोतरी करती हैं, जिससे कि मृदा और ज्यादा पोषक वाली हो जाए। इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए किया जाता है। प्रकृति में यह पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है, यानी जो पत्तियां टूटकर गिरी हुई हैं पौधों से, वो बेकार नहीं गई, वो क्या हुआ, खेतों में या मृदा में मिलकर के सड़ गई और पौधों के लिए पोषक तत्वों का निर्माण कर दिया। तो बेकार कोई भी चीज नहीं है। भूमि, सूर्या और अज्जी। अब आते हैं, हेडिंग देख लो पहले, मृदा, चट्टाने और खनिज। भूमि, सूर्या और अज्जी जंगल से घर वापस आते हैं। भूमि और सूर्या कुछ सागों के पौधे लगाने के लिए बगीचे में तैयार करने में अज्जी की मदद करते हैं। अज्जी उन्हें धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने के लिए कहती हैं। आप सजीव विशेषताओं का अन्वेषण अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि पौधों के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच की जो जगह है वो न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। भूमि और सूर्या को मृदा में छोटे छोटे कंकड़, पौधे की जड़ें और कुछ केंचुए भी दिखाई दिए। क्या आप समझे? केंचुए मृदा को उलटने पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं, क्योंकि वो मृदा को खाते हैं और फिर उसका उत्सर्जन करने में मृदा को क्या करते हैं, उलटने पलटने और ढीला करने में हेल्प कर देते हैं। इनके रहने की जगह भी मिट्टी ही होती है केंचुओं की। बारिश के टाइम में आपने देखा होगा मिट्टी में से बहुत सारे केंचुए निकलने लगते हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं उनमें पानी भर जाता है और ऊपर क्या होता है, नमी हो जाती है, तो उस वजह से भी वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जब तक भूमि और सूर्य अज्जी की सहायता करते हैं, एक क्रियाकलाप देख लें आप। क्रियाकलाप क्या है? अपने घर और विद्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से मृदा के नमूने एकत्रित करें। अनुमान लगाएं कि विभिन्न मृदाओं में क्या क्या हो सकता है। मृदा के प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसका रंग लिखें। सावधानी क्या करनी है? विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के उपरांत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना याद रखेंगे। कभी कभी जिस मृदा में कचरा होता है उसमें ऐसे कीटाणु भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले मृदा को अगर हाथ लगा रहे हैं तो अच्छे से हाथों को वॉश करना है, धोना है। मृदा के प्रत्येक नमूने को स्पर्श कर उसकी बनावट को भी महसूस कर सकते हैं। मृदा के नमूने का अपनी नग्न आंखों से अवलोकन करें। यदि आपके आसपास कोई आवर्धक लेंस है तो उसकी सहायता से भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक चित्र है, इसे कंप्लीट कर सकते हैं टेबल को। आगे देखते हैं, मृदा में बहुत सी विशेषताएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे रेत, कीड़े और कृमि। ये वस्तुएं होती हैं। इसमें कई छोटे जीव भी होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा बनती कैसे? मृदा का निर्माण लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब ये नहीं है 2-4 साल, लंबे समय का मतलब कई हजारों वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से, यानी चट्टानें बड़ी बड़ी जो होती हैं वो टूट टूट कर बहुत महीन महीन पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, मृदा का निर्माण हो जाता है। कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने और कुछ भवनों हेतु ईंटें बनाने के लिए अच्छी होती हैं। वनों में अनेक प्रकार की मृदाएं होती हैं। मृदा एक अमूल्य संपदा है और जैव विविधता को आश्रय देती है। अपने आसपास के क्षेत्र में आपने क्या चट्टानें देखी होंगी? चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध, मेज के ऊपरी भाग आदि का निर्माण करने में किया जाता है। स्लेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग जो है वो छत बनाने के लिए भी होता है। लेटराइट का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में भी होता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं।
मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्त कुल्हाड़ी और तीर शीर्ष जैसे उपकरण बनाने के लिए किया था। हाथ की कुल्हाड़ी और तीर के जो आगे वाले कोने होते हैं उनके लिए। देखो ये आपके सामने चित्र है, हस्त कुल्हाड़ी ये रही और पत्थर से बने तीर शीर्ष ये आपके सामने है, चित्र में आप देख सकते हैं। चट्टानें किससे बनी होती हैं? ये खनिजों से बनी होती हैं। एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त होती हैं। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में होता है। उदाहरण के लिए हम जिस सामान्य मोबाइल का फोन का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट। ये आपके सामने खनिजों के उदाहरण हैं। प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाला खनिज होता है, जैसे सोना इस रूप में मिलता है, लेकिन इसे शुद्ध करके वो पहनने लायक बनाया जाता है, एक शेप में लाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिजों के चित्र आपके सामने हैं। चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके पुनर्निर्माण में यानी फिर से निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनका संरक्षण यानी सही तरीके से रखरखाव और उपयोग दायित्व पूर्वक करना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं चट्टानों और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है वो जान लेते हैं। ये आपके सामने ईंधन स्टेशन है, यहाँ से क्या पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह मिलते हैं। सूर्या विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं? इसका कारण यह है कि विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल से चलने वाले वाहन क्या होते हैं? पेट्रोल वाले कहाँ जाते हैं? ईंधन भरवाने वाली जगह पर। और जो डीजल से चलते हैं वो डीजल भरवाते हैं। आपके सामने एक चित्र है, वाहन का प्रकार लिख सकते हैं, उपयोग में आने वाला ईंधन। जैसे आप लिख सकते हैं पहले कॉलम में बाइक। बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से। इसी तरह आप ट्रक किससे चलता है? डीजल से। बस किससे चलती है? डीजल से। या कार जो आजकल कैसे चल रही हैं? पेट्रोल वाली भी हैं, डीजल वाली भी हैं और सीएनजी से चलने वाली भी हैं। सामान्यतः किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है? वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये क्या है? जमीन के अंदर मिलते हैं। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या हुआ, जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई प्रलय आती है या उथल पुथल हो जाती है, क्या होता है जिससे कि जितने भी सूक्ष्म जीव है वो सब मर जाते हैं और जमीन के अंदर दब जाते हैं और पौधे जो होते हैं वो भी दब जाते हैं। तो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में ऐसा होता है कि उनके अंदर से यानी ये जो भी सूक्ष्म जीव हैं या पौधे हैं उनके मृत शरीरों से क्या मिल जाता है? लाखों करोड़ों वर्ष बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथ्वी के अंदर क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये बड़े आसानी से नहीं मिलता है, ये बहुत बहुत सालों बाद मिलता है। तो ऐसे ईंधन के लिए हमें तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक मात्रा में दोहन नहीं करना चाहिए, बिना वजह दोहन नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने में, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जो जानते हैं आप, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है, तो हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कह देते हैं, इसके रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, यानी इससे प्रदूषण जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन यानी बिजली जो होती है उसके उत्पादन में किया जाता है। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का आप पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र पर दिखा सकते हैं। कोयले और लकड़ी के गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं धीरे धीरे इसका स्थान ले रहे हैं। आपके सामने कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के
चित्र दिख रहे हैं। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से यानी कंटिन्यू करते रहें तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। तो आप कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में? निकट स्थान यानी नजदीक में अगर जाना है तो या तो पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक वाहनों का ज्यादातर इस्तेमाल करें, जैसे बसें होती हैं, ट्रेनें होती हैं, इनका इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं योगदान देंगे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में। और भी आपके पास में विधि हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन। एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन है। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, नदियों से जल, पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आपने देखा प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा होते हैं प्रदत्त, और मानव द्वारा जो तैयार किए जा रहे हैं वो मानव निर्मित हो जाते हैं। आपने विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानें, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब तक समय के साथ साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्भरित हो जाते हैं, यानी फिर से तैयार हो जाते हैं। यदि आपको याद हो, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया कि वे केवल वही नेलिकाई यानी आंवले उठाए जो भूमि पर गिरे हुए हैं। यह बात सुनिश्चित करती है कि अन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल उपलब्ध रहने चाहिए। ऐसा नहीं है हम सारे फलों को तोड़ दें और खा लें, तो जिससे कि पता चला कि जंतु और पक्षी बेचारे भूखे रहने लगेंगे। तो जंतुओं और पक्षियों के मल से निकले बीज जो होते हैं नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। यद्यपि इस क्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अतः संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा भी हम उनका इस्तेमाल कर सकें, सीधी मोटी भाषा में, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। वायु, जल और वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। एक बार उपयोग के बाद ये क्षीण हो जाते हैं, यानी इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे डीजल का इस्तेमाल कर लिया तो कर ही लिया, फिर से उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होती, न ही इनकी पुनः पूर्ति होती है। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं। हमारे उपयोगी संसाधन देखते हैं। यह भूमि और सूर्य के लिए अपनी अज्जी के घर रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय है। उनकी माँ उन्हें लेने आई है। भूमि और सूर्य ने अम्मा को बगीचे में उग रहे सागों के पौधे दिखाए, वे सूखी मिर्चें भी दिखाई जो अज्जी ने उन्हें घर ले जाने के लिए दी थी। जब वे नगर में पहुंचे तो उन्होंने आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव देखा। यहाँ बहुत कम पेड़ हैं। यहाँ हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। उन्हें वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है और वायु प्रदूषित है। अम्मा कहती हैं, हाँ, हम जब वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत वाहन यानी बिजली से चलने वाले, जो किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते हैं। अतः लोग इन वैकल्पिक वाहनों को जो अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने आसपास ऐसे वाहनों को बता सकते हैं जहां पर जो वाहन क्या होते हैं, धुआं कम फैला रहे हैं।
और आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या सूची बनाएंगे वो भी हमें बता सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ संसाधनों को पहचानें। क्रियाकलाप आगे आपके सामने है। जैसे कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं आप? पानी का। मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए मिट्टी का। जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करनी है तो पेड़ों से टूटी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही पतंग बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल कर लिया। जलपान करने के लिए जो अनाज है हम उसका उपयोग कर लेते हैं जो पौधों से मिलता है। आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई? अपनी सूची की तुलना अपने किसी मित्र की सूची से करें। आपने और आपके मित्रों ने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई है जिनमें से कई का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ये संसाधन जल, वायु, मृदा और पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। हमें ये संसाधन प्रकृति से मिलते हैं। हम अपने उपभोग के लिए इन संसाधनों से वस्तुएं बनाते हैं, इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, यानी कि सही इस्तेमाल करना चाहिए और उनका अधिक मात्रा में जो बेकार का दोहन है वो रोक देना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचा भी सकते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, आप जानते हैं, राष्ट्रपिता हैं। उनका क्या कहना था? पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। आगे आपने इस चैप्टर में जो शब्द पढ़े हैं प्रमुख वो हैं। एक बार सारांश जान लेते हैं तेजी से। अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं हो पाती अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आपने जो चैप्टर में सीखा उसी से मिलते जुलते प्रश्न हैं, उनका उत्तर आप देंगे। आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कभी भी कोई परेशानी ना रहे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। इसके लिए क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अपने दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, सखाओं के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके और आप उनके साथ पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहें। अंत में मैं विपिन शर्मा लेता हूं विदा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।